इस बार मैं अपने बेटे राकेश के साथ 4 साल बाद भारत आई थी। वे तो नहीं आ पाए थे। बिटिया को मैं घर पर ही लंदन में छोड़ आई थी ताकि वे कम से कम अपने पिता को खाना तो समय पर बनाकर खिला देगी। पिछली बार जब मैं दिल्ली आई थी तब पिताजी आईआईटी परिसर में ही रहते थे। वे प्राध्यापक थे। वहां पर 3 साल पहले वे सेवानिवृत्त होकर आगरा चले गए थे। वहीं पर अपनी पुश्तैनी घर में अम्मा और पिताजी अकेले ही रहते थे। पिताजी की तबीयत कुछ ढीली रहती थी पर अम्मा हमेशा से ही स्वस्थ थी। वे घर को चला रही थी और पिताजी की देखभाल कर रही थी। वैसे भी उनकी कौन देखरेख करता। मैं तो लंदन में बस गई थी। बेटी के ऊपर कोई जोर थोड़ी ना होता है जो उसे प्यार दे। जिद करके भारत लौट आने के लिए कहते। बेटा न होने के कारण अम्मा और पिताजी आंसू बहाने लगते और मैं उनका रोने में साथ देने के सिवा और कुछ क्या कर सकती थी। पहले जब पिताजी दिल्ली में रहते थे तब बहुत आराम रहता था। मेरी ससुराल भी दिल्ली में है। आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। दोपहर का खाना पिताजी के साथ और शाम को ससुराल में आना जाना लगा ही रहता था। मेरे दोनों देवर भी बेचारे इतने अच्छे हैं कि अपनी कारों से इधर उधर घुमा फिरा देते थे। इस बार मालूम हुआ कि कितनी परेशानी होती है भारत में सफर करने में। देवर बेचारे तो स्टेशन तक गाड़ी पर चढ़ा देते या आगरा से आते समय स्टेशन पर लेने आ जाते। बाकी तो सफर की परेशानियां खुद ही उठानी थी। वैसे राकेश को रेलगाड़ी में सफर करना बहुत अच्छा लगता था। स्टेशन पर जब गाड़ी खड़ी होती तो प्लेटफॉर्म पर खाने की चीजें खरीदने की उसकी बहुत इच्छा होती थी। मैं उसका बहुत मुश्किल से मना कर पाती थी। आगरा में मुझे 3 दिन रुकना था क्योंकि 10 दिन बाद तो हमें लंदन लौट जाना था। बहुत दिल टूट रहा था। मुझे मालूम था ये 3 दिन अच्छे नहीं कटेंगे। मैं मन ही मन रोती रहूंगी। अम्मा तो रह रहकर आंसू बहाएंगी और पिताजी भी बेचारे अलग दुखी होंगे। पिताजी ने सक्रिय जिंदगी बिताई थी परंतु अब बेचारे अधिकतर घर की 4 दीवारों के अंदर ही रहते थे। कभी कभी अम्मा उनको घुमाने के लिए तो ले जाती थी लेकिन यही डर लगा रहता था कि बेचारे लड़खड़ाकर कहीं गिर न पड़े। रेलवे स्टेशन पर छोटा देवर छोड़ने आया था। उसको कोई काम था इसलिए गाड़ी में चढ़ाकर वह चला गया। साथ में वह कई पत्रिकाएं भी छोड़ गया था। राकेश एक पत्रिका देखने में उलझा हुआ था। मैं भी एक कहानी पढ़ने की कोशिश कर रही थी पर अम्मा और पिताजी की बात सोच सोच कर मन बोझिल हो रहा था। गाड़ी चलने में अभी 10 मिनट बाकी थे। तभी एक महिला और उनके साथ लगभग 7-8 साल का एक लड़का गाड़ी के डब्बे में चढ़ा। कुली ने आकर उनका सामान हमारे सामने वाली बर्थ के नीचे ठीक तरह से रख दिया। कुली सामान रखकर नीचे उतर गया। वह महिला उसके पीछे पीछे गई। उनके साथ आया लड़का वही उनकी बर्थ पर बैठ गया। कुली को पैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए नवयुवक ने दिए। वह महिला उस नवयुवक से बातें कर रही थी। तभी गाड़ी ने सीटी दी तो महिला डब्बे में चढ़ गई। अच्छा दीदी, जीजा जी से मेरा नमस्ते कहना, उस नवयुवक ने खिड़की में से झांकते हुए कहा। वह महिला अपनी बर्थ पर आकर बैठ गई। अरे बंटी, तूने मामा जी को जाते हुए नमस्ते की या नहीं? उस लड़के ने पत्रिका से नजर उठाकर बस हाँ कहा और पढ़ने में लीन हो गया। गर्मी भी काफी हो रही थी। पंखा अपनी पूरी शक्ति से घूम रहा था लेकिन गर्मी को कम करने में वह अधिक सफल नहीं हो पा रहा था। 5-7 मिनट तक वह महिला चुप रही और मैं भी खामोश ही रही। शायद हम दोनों की सोच रही थी कि देखे कौन बात पहले शुरू करता है। आखिरकार उस महिला से नहीं रहा गया। पूछ ही बैठी, कहाँ जा रही हैं आप? आगरा जा रहे हैं। और आप कहाँ जा रही हैं? मैंने पूछा। हम तो आपसे पहले मथुरा में उतर जाएंगे, उसने कहा। क्या आप विदेश में रहती हैं? हाँ, पिछले 15 वर्षों से मैं लंदन में रहती हूँ। लेकिन आपने कैसे जाना कि मैं विदेश में रहती हूँ? मैं पूछ बैठी। आपके बोलने के तौर तरीके से कुछ ऐसा ही लगा। मैंने देखा है कि जो भारतीय विदेशों में रहते हैं उनका बातचीत करने का ढंग ही अनोखा होता है। वे कुछ ही मिनटों में बिना कहे ही बता देते हैं कि वे भारत में नहीं रहते। आपने यहाँ भ्रमण करवाया है अपने बेटे को, उसने राकेश की ओर इशारा करके कहा। मैं तो बस घर वालों से मिलने आई थी, अम्मा और पिताजी से मिलने।
अब आगरा जा रही हूँ। पहले जब वे हौज खास में रहते थे तो कम से कम मेरा भारत भ्रमण का आधा समय रेलगाड़ी में तो नहीं बीतता था। मेरे लहजे में शिकायत थी। आपके पिताजी हौज खास में कहाँ रहते थे? उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा। पिताजी हौज खास में आईआईटी में 20 साल से अधिक रहे, मैंने कहा। अब सेवानिवृत्त होकर आगरा में रह रहे हैं। आपके पिताजी आईआईटी में थे, क्या नाम है उनका? मेरे पिताजी भी वहीं प्रोफेसर हैं। उनका नाम हरीश कुमार है, मैंने कहा। मेरे पिताजी का नाम सुनकर वह महिला सन्न सी रह गई। उसका चेहरा फक पड़ गया था। वह अपनी बर्थ से उठकर हमारी बर्थ पर आ गई। जी, आप मुझे नहीं जानते, मैं माधुरी हूँ, उसने धीमी से कहा। उसकी वाणी भावावेश से कांप रही थी। माधुरी, मैंने मस्तिष्क पर जोर डालने की कोशिश की तो अचानक यह नाम बिजली की तरह मेरी स्मृति में गूंथ गया। कमल की शादी मेरे से ही तय हुई थी। कहते हुए माधुरी की आंखें छलछला उठी। कमल नाम सुनकर एक बार की मैं कांप सी गई। 12 साल पहले का हर पल मेरे समक्ष ऐसे साकार हो उठा जैसे कल की ही बात हो। पिताजी ने कमल की मृत्यु का तार दिया था। उनका लाडला, मेरा अकेला चहेता छोटा भाई एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गया था। अम्मा और पिताजी की बुढ़ापे की लाठी उनके बुढ़ापे से पहले ही टूट गई थी। कमल ने आईआईटी से इंजीनियरिंग की थी। पिताजी और माधुरी के पिता दोनों ही अच्छे मित्र थे। कमल और माधुरी की सगाई भी कर दी गई थी। वे दोनों एक दूसरे को चाहते भी थे, बस हमारे कारण शादी में देरी हो रही थी। गर्मी की छुट्टियों में हमारा भारत आने का पक्का कार्यक्रम था, पर इससे पहले कि हम शादी के लिए आ पाते, कमल ही सब छोड़कर चला गया। हम तो सहनाई के माहौल में आने वाले थे और आए तब जब मातम मनाया जा रहा था। मैंने माधुरी के कंधे पर हाथ रखकर उसकी पीठ सहलाई। राकेश मेरी ओर देख रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने राकेश को कहा, तुम भोजन कक्ष में जाकर कुछ खा पी लो और बंटी को भी ले जाओ। अपने पर्स से एक 20 रुपए का नोट निकाल कर मैंने राकेश को दे दिया। वह खुशी खुशी बंटी को लेकर वहां से चला गया। उनके जाते ही मेरी आंखें भी छलछला उठी। अब पुरानी बातों को सोचने से दुखी होने का क्या फायदा? माधुरी, हमारा और उसका इतना ही साथ था। मैंने सांत्वना देने की कोशिश की। यह शुक्र करो कि वह तुमको मझधार में छोड़कर नहीं गया। तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच गया। दीदी, मैं सारा जीवन उनकी याद में अम्मा और पिताजी की सेवा करके काट देती। माधुरी कमल की मृत्यु के बाद बहुत मुश्किल से शादी कराने को राजी हुई थी। यहाँ तक कि अम्मा और पिताजी ने भी उसको काफी समझाया था। कमल की मृत्यु के 3 वर्ष बाद माधुरी की शादी हुई थी। तुम्हारे पति आजकल मथुरा में हैं? मैंने उससे पूछा। हाँ, वे वहाँ तेल शोधक कारखाने में नौकरी करते हैं। तुम तो खुश हो ना माधुरी? मैं पूछ ही बैठी। हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। वे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। मैं तो खुद ही अपने दुखों का कारण हूँ। जब भी कभी कमल का ध्यान आ जाता है तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। वे बेचारे सोच सोच कर परेशान होते हैं कि उनसे तो कोई गलती नहीं हो गई। सच दीदी, कमल को मैं अब तक दिल से नहीं भुला सकी। माधुरी फूट फूट कर रोने लगी। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद हम दोनों ने आंसू पोंछ डाले। मुझे पिताजी से मालूम हुआ था कि चाचा जी आगरा में हैं, इतने पास हैं, मिलने की इच्छा भी होती है, पर इनसे क्या कहकर उनको मिलवाऊंगी, यही सोचकर बस रह जाती हूँ। माधुरी बोली, अगर मिल सको तो मैं दोनों तो बहुत प्रसन्न होंगे। पिताजी के दिल को काफी चैन मिलेगा, मैंने कहा। पर अपने पति से झूठ बोलने की गलती मत करना, मैंने सुझाव दिया। अगर कमल की मृत्यु न होती तो दीदी, आज आप मेरी ननद होती। माधुरी ने आहत मन से कहा। मैं उसकी इस बात का क्या उत्तर देती? बच्चों को भोजन कक्ष में गए काफी देर भी हो गई थी। मथुरा स्टेशन भी कुछ देर में आने ही वाला था। तुमको लेने आएंगे क्या स्टेशन पर? मैंने बात को बदलने के विचार से कहा।
कहाँ आएंगे दीदी? गाड़ी 3 बजे मथुरा पहुंचेगी, तब वे फैक्ट्री में होंगे। हाँ, कार भेज देंगे। घर पर भी शाम के 7 बजे से पहले वो नहीं आ पाते। इंजीनियरों के पास काम बहुत ही अधिक होता है। तभी दोनों लड़के आ गए। माधुरी का बंटी बहुत ही बातें करने लगा। वह राकेश से लंदन के बारे में खूब पूछताछ कर रहा था। राकेश ने उसे लंदन से पिक्चर पोस्ट कार्ड भेजने का वादा भी किया। उसने अपना पता राकेश को दिया और राकेश का पता भी ले लिया। गाड़ी वृंदावन में स्टेशन को तेजी से पास कर रही थी। कुछ देर में मथुरा जंक्शन के आउटर सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हो गई। यह गाड़ी हमेशा ही यहाँ खड़ी हो जाती है, पर आज इसी बहाने कुछ और समय आपको देखती रहूंगी। माधुरी उदास स्वर में बोली। मैं कभी बंटी को देखती तो कभी माधुरी को। कुछ मिनटों बाद गाड़ी सरकने लगी और मथुरा जंक्शन भी आ गया। एक कुली को माधुरी ने सामान उठाने के लिए कह दिया। बंटी राकेश से टाटा करके डब्बे से नीचे उतर चुका था। राकेश खिड़की के पास खड़ा बंटी को देख रहा था। सामान भी नीचे जा चुका था। माधुरी के विदा होने की बारी थी। वह झुकी और मेरे पांव छूने लगी। मैंने उसे सीने से लगा लिया। हम दोनों ही अपने आंसुओं को जैसे पी गए। फिर माधुरी डब्बे से नीचे उतर गई। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। ड्राइवर बाहर प्रतीक्षा कर रहा होगा। बंटी बेटा, बुआ जी को नमस्ते करो, माधुरी ने बंटी से कहा। बंटी भी अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा था। उसने हाथ जोड़ दिए। माधुरी अपनी साड़ी के पल्ले से आंखों की नमी को कम करने का प्रयास करती हुई चल दी। उसमें पीछे मुड़कर देखने का साहस नहीं था। कुछ समय बाद मथुरा जंक्शन की भीड़ में ये दोनों आंखों से ओझल हो गए। अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे बंटी के हाथों में कुछ रुपए दे देने चाहिए थे। अगर वक्त ही साथ देता तो बंटी आज मेरा भतीजा होता। पर अब क्या किया जा सकता था? पता नहीं बंटी और माधुरी से इस जीवन में कभी मिलना होगा भी कि नहीं। अगर बंटी लड़के की जगह लड़की होता तो उसे अपने राकेश के लिए रोक कर रख लेती। यह सोचकर मेरे होठों पर मुस्कान खेल गई। राकेश ने मुझे काफी समय बाद मुस्कुराते हुए देखा था। वह मेरे हाथ से खेलने लगा। माँ, भारत में लोग अजीब ही होते हैं। मिलते बाद में हैं, पहले रिश्ता कायम कर लेते हैं। देखो, आपको उस औरत ने बंटी की बुआ जी बना दिया। क्या बंटी के पिता आपके भाई लगते हैं? राकेश को कमल के बारे में विशेष मालूम नहीं था। कमल की मृत्यु के बाद ही वह पैदा हुआ था। उसका प्रश्न सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। राकेश घबराया कि उसने ऐसा क्या कह दिया कि मैं रोने लगी। मुझे माफ कर दो माँ, आप नाराज हो गई हो क्या? आप हमेशा ही भारत छोड़ने से पहले जरा जरा सी बात पर ऐसे रोने लगती हैं। मैंने राकेश को अपने सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। जब अपनों से बिछड़ते हैं तो रोना आ ही जाता है। कुछ लोग अपने न होकर भी अपने होते हैं। राकेश शायद मेरी बात नहीं समझा था कि बंटी कैसे अपना हो सकता है। एक बार रेलगाड़ी में कुछ घंटों की मुलाकात में कोई अपना जैसा कैसे हो जाता है। लेकिन इसके बाद उसने मुझसे कोई प्रश्न नहीं किया और अपनी पत्रिका में फिर से खो गया। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।